आज के सेशन में हम लोग बीएड फिजिकल साइंस पदार्थ विज्ञान के एमसीक्यूज जो यूनिट सेकंड है उसको हम लोग आज के सेशन में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला यूनिट फर्स्ट जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जो साथी क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसका लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। और यहाँ से अगर आप लोग को नहीं मिलेगा तो आप लोग टेलीग्राम स्टडी करिकुलम टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर भी आप लोग को सभी क्लास के लिंक जो है प्रोवाइड कर दी जाती है और पीडीएफ भी प्रोवाइड वहीं पर कर दी जाती है। इस क्लास का भी पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर ही मिलेगा, तो वहां से भी आप लोग जुड़ जाइए। मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। चलिए आज हम लोग एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज देते हैं और आप लोग साथ साथ टेस्ट भी लगाते चलिए। महामैराथन क्लास है, यूनिट सेकंड के सभी आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने का उम्मीद है सभी जो है एक ही क्लास में हम लोग कवर करेंगे। चलिए बिना समय गवाए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, शिक्षण के उद्देश्य को कितने वर्गों में बांटा गया है? शिक्षण के जो उद्देश्य है कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन क कह रहा है कि 5 वर्ग में, ऑप्शन ख कह रहा है कि 2 वर्ग में, ऑप्शन ग कह रहा है कि 3 वर्ग में और ऑप्शन ख कह रहा है कि 4 वर्ग में। तो कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ये सभी को पता है 2 वर्गों में बांटा गया है। अब देखते हैं कि शिक्षण उद्देश्य जो है वो कौन कौन से है जो 2 वर्गों में बांटा गया है। तो एक जो होता है सामान्य उद्देश्य, एक जो हो गया वो क्या है तो सामान्य उद्देश्य होता है, और एक जो होता है विशिष्ट उद्देश्य। ये 2 उद्देश्य आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। 2 उद्देश्य में इसको बांटा गया है, विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य। और शिक्षण के उद्देश्य को एम ब्लूम जो है, ब्लूम साहब जो है, इन्होंने कितने वर्गों में बांटा है? तो 3 वर्गों में बांटा है। ब्लूम ने 3 वर्गों में, ध्यान दीजिएगा कितने वर्गों में? तो 3 वर्गों में। कौन कौन सा? तो कैप से याद करिए, CAP कैप। एक होता है कोग्नेटिव, कोग्नेटिव हिंदी में बोल दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। कोग्नेटिव जिसको हिंदी में कहते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। एक होता है अफेक्टिव, अफेक्टिव होता है। अफेक्टिव को हिंदी में भावात्मक उद्देश्य कहते हैं। और तीसरा जो होता है साइकोमोटर, तीसरा जो होता है साइकोमोटर, साइकोमोटर के हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक उद्देश्य, साइकोमोटर। ध्यान दीजिएगा ये 3 उद्देश्य में ब्लूम साहब जो है, BS ब्लूम जो है, इन्होंने 3 वर्गों में विभाजित किया है। कौन? शिक्षण के उद्देश्य को व्यवहार के रूप में इन्होंने किया है। शिक्षण के उद्देश्य को ज्ञानात्मक में, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य में। ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन जो है बन जा रहे हैं। पहला बन रहा है कि कितने प्रकार के 2, तो कौन कौन सा? तो संज्ञानात्मक उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। और दूसरा प्रश्न आप लोग को बन जाएगा कि ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्य को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो 3 वर्गों में इसको विभाजित किया है। कौन कौन सा? कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, जिसको आप शॉर्ट में कैप भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में सामान्य उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन क कह रहा है कि ठोस, द्रव और गैस की प्रकृति। ठोस, द्रव और गैस की प्रकृति जो है सामान्य उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ख कह रहा है कि छात्र की तर्क शक्ति का विकास करना, छात्र की तर्क शक्ति का विकास करना। ऑप्शन घ कह रहा है कि छात्र के जीवन में व्यवहारिक परिवर्तन करना। ऑप्शन घ कह रहा है कि परिस्थिति के अनुसार शिक्षण पद्धति में परिवर्तन करना। तो सामान्य उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है, तो ये सभी है, तर्क करना, व्यवहार में परिवर्तन और परिस्थिति के अनुसार शिक्षण पद्धति में परिवर्तन, ये सभी जो है ये सामान्य उद्देश्य है। लेकिन ठोस, द्रव और गैस की प्रकृति जो है ये विशिष्ट उद्देश्य है। अभी हमने शिक्षण उद्देश्य जो पढ़े थे 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? तो सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो वही विशिष्ट उद्देश्य जो है ये होता है, डायरेक्ट प्रश्न इसको होता है ठोस, द्रव और गैस में प्रकृति। लेकिन ये आपके तर्क पर सामान्य उद्देश्य रहेगा, आपके तर्क पर, व्यवहार पर और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन पर आधारित रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उद्देश्य या लक्ष्य का क्षेत्र होता है। उद्देश्य या लक्ष्य का क्षेत्र जो है होता है। ऑप्शन क कह रहा है कि सीमित, ऑप्शन ख कह रहा है कि असीमित, ऑप्शन ग कह रहा है कि
ऑप्शन ग कह रहा है कि उपयुक्त दोनों, ऑप्शन ख कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य उद्देश्य का लक्ष्य जो होता है वह सीमित होता है, असीमित होता है, दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। लेकिन उद्देश्य और लक्ष्य, उद्देश्य जो होता है वो सिर्फ सीमित होता है, ध्यान दीजिएगा। उद्देश्य होता है वो सीमित होता है और लक्ष्य जो होता है वह व्यापक होता है, व्यापक होता है। ध्यान दीजिएगा कि लक्ष्य हमेशा व्यापक होता है और यह सीमित होता है। उद्देश्य, उद्देश्य प्राप्त करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है और लक्ष्य को आपको पता ही है कि लक्ष्य को प्राप्त करने में ज़्यादा समय लगता है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लक्ष्य को प्राप्त करने में ज़्यादा समय लगता है और उद्देश्य को प्राप्त करने में ज़्यादा समय जो है नहीं लगता है। नेक्स्ट है प्राज्य। यहाँ पर आप लोग को प्राज्य नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर है प्राप्य। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर गलत थोड़ा दिया हुआ है, प्राप्य उद्देश्य पूछा है। प्राप्य उद्देश्य का क्षेत्र होता है सीमित, असीमित, और ऑप्शन ख कह रहा है कि सीमित, ऑप्शन ग कह रहा है कि उपयुक्त दोनों, ऑप्शन घ कह रहा है कि व्यापक। तो ये दोनों प्रश्न तो एक ही बार दे दिया है कि सीमित और सीमित। तो प्राप्य उद्देश्य का क्षेत्र कैसा होता है, तो सीमित ही होता है। नेक्स्ट है उद्देश्य शब्द मिलकर बना है। उद्देश्य शब्द जो है मिलकर बना है। ऑप्शन क कह रहा है कि उत से दिस, ऑप्शन ग कह रहा है कि यह। तो उद्देश्य शब्द किससे मिलकर बना है, तो ये तीनों से मिलकर बना है। नेक्स्ट है इनमें से विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा अभी हमने सामान्य उद्देश्य छाटे, अब यहाँ पर हम लोग को विशिष्ट उद्देश्य जो है सही करना है और सामान्य उद्देश्य को गलत करना है। धातु गर्म होने पर फैल जाती है। धातु जो है एक लाइन में इसका आंसर जो है धातु गर्म होने पर फैल जाती है। ठोस द्रव गैस की प्रकृति का अध्ययन करना, विद्युत उत्तोलन आदि अध्ययन करना। ऑप्शन ग करें कि छात्र के सृजनात्मक सोच का विकास करना। ये कैसा है, तो सामान्य उद्देश्य है। ध्यान दीजिएगा कैसा उद्देश्य है, तो सामान्य उद्देश्य है और ये सभी जो है विशिष्ट उद्देश्य है। नेक्स्ट है उद्देश्य या लक्ष्य की अवधि होती है। उद्देश्य या लक्ष्य की अवधि जो है कितनी होती है। ऑप्शन क कह रहा है कि अल्पकालिक, ऑप्शन ख कह रहा है कि दीर्घकालिक, ऑप्शन ग कह रहा है कि ज्ञात नहीं की जा सकती, ऑप्शन घ कह रहा है कि तत्कालिक। तो उद्देश्य या लक्ष्य की जो अवधि होती है वह दीर्घकालिक होती है। कैसी होती है, तो दीर्घकालिक होती है। नेक्स्ट है किसका मापन और मूल्यांकन संभव नहीं है। इसमें से किसका मापन और मूल्यांकन जो है संभव नहीं है। ऑप्शन क कह रहा है कि प्राप्य उद्देश्य का, ऑप्शन ख कह रहा है कि उद्देश्य या लक्ष्य का, ऑप्शन ग कह रहा है कि दोनों का, ऑप्शन ख कह रहा है कि विशिष्ट उद्देश्य का। तो किसका मापन और मूल्यांकन संभव नहीं है, तो उद्देश्य या लक्ष्य का जो है मापन या मूल्यांकन जो है संभव नहीं है। नेक्स्ट है उद्देश्य लक्ष्य का स्रोत नहीं है। उद्देश्य लक्ष्य का स्रोत नहीं है। ऑप्शन क कह रहा है कि समाज शास्त्र, ऑप्शन ख कह रहा है कि संपूर्ण शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन ग कह रहा है कि दर्शन शास्त्र, ऑप्शन ख कह रहा है कि मनोविज्ञान। तो उद्देश्य लक्ष्य का स्रोत नहीं है, तो मनोविज्ञान का स्रोत जो है नहीं है। नेक्स्ट है प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति की जिम्मेदारी प्रायः किसकी होती है। ऑप्शन क कह रहा है शिक्षक की, ऑप्शन ख कह रहा है कि छात्र की, ऑप्शन ग कह रहा है कि समाज की, ऑप्शन ख कह रहा है कि राष्ट्र की। तो प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति की जिम्मेदारी जो है प्रायः किसकी होती है, तो शिक्षक की होती है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिए, किसकी होती है, तो शिक्षक की होती है, छात्र की नहीं होती है। प्राप्य उद्देश्य की जिम्मेदारी जो है वो छात्र की नहीं, राष्ट्र की भी नहीं, समाज की भी नहीं, शिक्षक की होती है। नेक्स्ट है किसका स्रोत जो है मुख्यतः मनोविज्ञान होता है। किसका उद्देश्य जो है मुख्यतः मनोविज्ञान होता है, समाज शास्त्र का, ज्ञानात्मक उद्देश्य का, उद्देश्यों लक्ष्य का, प्राप्य उद्देश्य का। किसका स्रोत जो है मुख्यतः मनोविज्ञान होता है, तो प्राप्य उद्देश्य का जो है अभी हमने देखा प्राप्य उद्देश्य जो है इसका लक्ष्य जो है मनोविज्ञान होता है। यहाँ पर जैसे पूछा हुआ है कि उद्देश्य लक्ष्य का स्रोत नहीं है, तो उद्देश्य लक्ष्य का इसमें से स्रोत मनोविज्ञान नहीं है, तो मनोविज्ञान किसका स्रोत है, तो प्राप्य उद्देश्य का स्रोत है। नेक्स्ट उद्देश्य लक्ष्य का कौन सा स्रोत है, तो समाज शास्त्र हो जाएगा, समाज शास्त्र इसका स्रोत है। ध्यान दीजिएगा समाज शास्त्र है। नेक्स्ट है विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए किस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इनमें से किस बिंदु पर ध्यान जो है नहीं दिया जाता है। ऑप्शन क कह रहा है कि व्यवस्था पर,
ऑप्शन ख कह रहा है कि व्यवहारिकता पर, ऑप्शन ग कह रहा है कि योग्यता पर, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयोगिता पर। तो योग्यता पर भी ध्यान दिया जाता है, व्यवहारिकता पर भी, उसकी उपयोगिता पर भी, लेकिन व्यवस्था पर जो है उसका ध्यान जो है, शिक्षण बिंदु का ध्यान जो है नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है कक्षा 8 भौतिकी से कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक प्रसरण के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन क कह रहा है कि छात्र कार्बन के विभिन्न यौगिकों का, ऑप्शन ख कह रहा है कि छात्र कार्बन के यौगिकों की जांच कर सकेंगे, ऑप्शन ग कह रहा है कि छात्र कार्बन को परिभाषित करेंगे, ऑप्शन घ कह रहा है कि छात्र कार्बन के विभिन्न यौगिकों का प्रदर्शित कर सकेंगे। तो छात्र कार्बन के विभिन्न यौगिकों का प्रदर्शित कर सकेंगे। नेक्स्ट है भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। ऑप्शन क कह रहा है कि विचारना, ऑप्शन ख कह रहा है कि उद्दीपन, ऑप्शन घ कह रहा है कि व्यवस्था, ऑप्शन घ कह रहा है कि ग्रहण करना। तो भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, तो उद्दीपन जो है यह भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो ब्लूम के द्वारा। अभी हमने पढ़ा कि ब्लूम के द्वारा कौन कौन सा, तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, कोग्निटिव जिसको बोलते हैं, कोग्निटिव डोमेन। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक पक्ष के ब्लूम द्वारा कब इसको प्रस्तुत किया गया था? तो 1956 में इसको प्रस्तुत किया गया था। ध्यान दीजिएगा कब, तो 1956 में इसको प्रस्तुति किया गया था। नेक्स्ट है ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 6 वर्गों में। कौन सा पक्ष बोला है? तो ज्ञानात्मक, सबसे फर्स्ट वाला कैप में, तो ज्ञानात्मक कोग्निटिव वाला। कितने पक्ष? तो 6 पक्ष। ध्यान दीजिएगा कितने पक्ष बोल रहा है, तो 6 पक्ष। कौन कौन सा? एक होता है ज्ञान, उसके बाद से होता है बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ध्यान दीजिएगा ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, 6 जो है। इनमें से ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है, तो उपयोगिता जो है, विश्लेषण भी आता है, मूल्यांकन भी आता है, संश्लेषण भी आता है, उपयोगिता जो है यह नहीं आता है। ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को 6 वर्गों में विभाजित किया है, तो यहाँ पर मैं नोट करा देती हूँ। सबसे फर्स्ट जो है ज्ञान, सबसे फर्स्ट जो है ज्ञान, उसके बाद से है बोध, ज्ञान कराना, फिर बोध, फिर प्रयोग, उसके बाद से विश्लेषण, आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए, विश्लेषण, फिर संश्लेषण, उसके बाद से सबसे अंतिम में क्या होता है? तो मूल्यांकन होता है। सबसे पहले ज्ञान कराया जाता है, तब बच्चे को बोध कराया जाता है, तब उसको प्रयोग करने के लिए दिया जाता है, उसके बाद विश्लेषण किया जाता है, तब संश्लेषण किया जाता है, उसके बाद से मूल्यांकन किया जाता है। और यहाँ पर भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो मसीहा के भी द्वारा, करथवाल और ब्लूम, तीनों के, ब्लूम के सहयोगी इन लोग हैं। मसीहा और करथवाल ब्लूम के सहयोगी जो हैं, और इन्होंने मिलकर भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण इन्होंने किया है। भावात्मक पक्ष का संबंध जो है यह हृदय, आंतरिक भावनाओं तथा अनुभव से है। हृदय, आंतरिक भावना जो है उससे है। इसको भी 6 पक्ष दिए हैं इन्होंने। कौन कौन सा? तो आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूलन, विचारना, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण। और एक कब दिए? तो 1956 में भी यह भी दिए हैं ब्लूम, और यह भी 1956 में। भावात्मक पक्ष भी 1956 में ही इन्होंने दिया है। ज्ञानात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष दोनों जो है 1956 में ही। निम्न में कौन जो है ब्लूम के वर्गीकरण का क्षेत्र नहीं है? संज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक और भावात्मक, उद्देश्यात्मक। तो उद्देश्यात्मक जो है यह नहीं है, बाकी तीनों जो है ब्लूम के वर्गीकरण का क्षेत्र। नेक्स्ट है शिक्षण उद्देश्य का वर्गीकरण संबंधित है ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक पक्ष, तीनों से ही संबंधित है। नेक्स्ट है उद्देश्य के प्रकार हैं। उद्देश्य के प्रकार जो है शैक्षिक उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य और शिक्षण दोनों ही है इसके प्रकार। उद्देश्य के कितने पक्ष होते हैं? तो 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन सा? अभी हमने देखा भावात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य है,
ज्ञानात्मक पक्ष का इसमें से कौन सा है? अभी हमने देखा कौन कौन सा है। तो ज्ञान करता है सबसे पहले बालक, उसके बाद से बोध करता है, फिर प्रयोग करता है, विश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है और अंतिम में मूल्यांकन करता है। तो यहाँ पर क्या है? तो प्रयोग करता है, बोध करता है, ज्ञान करता है, बोध करता है, प्रयोग करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का विश्लेषित किया है। किसने विश्लेषित किया है? तो ब्लूम साहब जो है इन्होंने किया है। मसीहा कृथवाल ने किसको किया है? तो ध्यान दीजिएगा, इन तीनों ने मिलकर भावात्मक पक्ष का किया है। किसने? तो किसका? तो भावात्मक पक्ष का इन्होंने किया है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम जो है होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? सुव्यवस्थित। और यहाँ पे एक और पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिए, क्रियात्मक पक्ष जो है सिम्पसन ने किया है। सिम्पसन अभी हमने देखा था, सिम्पसन इस पॉइंट में देखा था सिम्पसन। तो सिम्पसन ने जो है वो क्रियात्मक पक्ष दिया है। सिम्पसन जो है यहाँ पर दिया हुआ है, सिम्पसन जो है वो क्रियात्मक पक्ष इन्होंने दिया है। और कब? तो 1969 में, 1969 में। और ये भी 6 बताए हैं। ये सिम्पसन ने क्रियात्मक पक्ष जो दिए हैं वो व्यवहार के कार्य या अभ्यास से संबंधित है। व्यवहार के कार्य या अभ्यास से संबंधित है। इन्होंने कौन कौन सा? तो उद्दीपन, कार्यवाही, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। और कौन सा दिए हैं? आदत निर्माण। तो सिम्पसन ने दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, क्रियात्मक पक्ष। और भावात्मक पक्ष को किसने दिया है? तो कोहलर। भावात्मक पक्ष को किसने दिया? तो कृथवाल और मसीहा ने। और ज्ञानात्मक पक्ष का पूछा, अगर ज्ञानात्मक पक्ष के आपके प्रश्न में आता है तो सिर्फ किसने दिया है? तो ब्लूम साहब ने। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम होना चाहिए कैसे? सुव्यवस्थित, सुनियोजित, अनुभव वाला। तो इस सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुव्यवस्थित भी होना चाहिए, सुनियोजित भी होना चाहिए, अनुभव वाला भी होना चाहिए। पाठ्यक्रम होना चाहिए सरल, नमनीय, लचीला, उपयुक्त सभी। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? सरल भी होना चाहिए, ज़्यादा कठिन नहीं होना चाहिए, नमनीय होना चाहिए और लचीलापन ज़्यादा होना चाहिए उसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण उद्देश्य के व्यवहारिक रूप में लेखन में तृतीय सोपान कौन सा है? ऑप्शन क कह रहा है कि शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, ऑप्शन ख कह रहा है कि त्रिभुजी तालिका निर्माण, ऑप्शन ग कह रहा है कि पाठ्य वस्तु विश्लेषण, ऑप्शन ख कह रहा है कि संदर्भित मैट्रिक्स निर्माण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संदर्भित मैट्रिक्स निर्माण। नेक्स्ट है ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष, ध्यान दीजिएगा, ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में कह रहा है। संबंधित कार्यपरक क्रियाओं की सूची में अनुवाद करना किसके अंतर्गत आता है? बच्चा जब अनुवाद करने लगता है तो किसके अंतर्गत आएगा? सबसे पहले ज्ञान करेगा, बच्चा ज्ञान अर्जित करेगा, उसके बाद से बोध करेगा, यानी उसका अनुवाद करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोध। उसके बाद से प्रयोग करेगा, तब विश्लेषण करेगा, उसके बाद से संश्लेषण करेगा, फिर मूल्यांकन करेगा, अंतिम में क्या करेगा? मूल्यांकन करेगा। नेक्स्ट है छात्र के व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य को विकसित करने का कार्य सन 1992 में किसने किया? तो सिम्पसन ने किया। और 1992 नहीं, यहाँ पर 1969 है, 1969 यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा, और सिम्पसन ने किया है। नेक्स्ट है क्रियात्मक पक्ष के अनुदेशात्मक उद्देश्य की वर्गीकरण में उच्चतम वर्ग है। उच्चतम वर्ग कौन सा है? ऑप्शन कह रहा है कि आधारभूत अंग संचालन, ऑप्शन ख कह रहा है कि सांकेतिक संप्रेषण, ऑप्शन ग कह रहा है कि प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, ऑप्शन घ कह रहा है कि कौशल युक्त का संचालन। तो इसका राइट आंसर सांकेतिक संप्रेषण होता है। नेक्स्ट लेखन विधि में मेगर ने किसकी वर्गीकरण को आधार बनाया है? तो लेखन विधि में मेगर ने किसके वर्गीकरण को आधार बनाया है? तो ब्लूम के वर्गीकरण के इन्होंने आधार बनाया है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का अर्थ है। ऑप्शन क कह रहा है कि विषय वस्तु का, ऑप्शन ख कह रहा है कि विद्यालय परिस्थितियों में क्रियाएं एवं अनुभव, ऑप्शन घ कह रहा है कि प्रकरण, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो पाठ्यक्रम का अर्थ होता है विषय वस्तु, विद्यालय परिस्थितियों में क्रियाएं एवं अनुभव, ऑप्शन ग कह रहा है कि प्रकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम आवश्यक है अध्ययन अध्यापन में,
उद्देश्यों की पूर्ति करने में, व्यवहार परिवर्तन में, उपयोग सभी में। तो अध्ययन अध्यापन में भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में, व्यवहार परिवर्तन में, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से, जर्मन भाषा से, फ्रेंच भाषा से, हिंदी भाषा से। तो पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा से हुई है। किसने कहा है कि पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है? पाठ्यक्रम जो है पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। ऑप्शन क करें एनन का, ऑप्शन ख करें कि कनिंघम का, ऑप्शन ग करें कि हेनरी का, ऑप्शन ख करें कि इनमें से कोई का नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनन का। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का निर्माण का बुनियादी सिद्धांत है। ऑप्शन क करें कि नेतृत्व का विकास, ऑप्शन ख करें कि केंद्रीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन घ करें कि उपयोगिता का सिद्धांत, ऑप्शन घ करें कि समन्वय का सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम का निर्माण का बुनियादी सिद्धांत जो होता है उपयोगिता का सिद्धांत होता है। किसका सिद्धांत होता है? तो उपयोगिता का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट है निम्न में कौन पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? आधार इसमें से जो है नहीं है। सामाजिक आधार, शैक्षिक आधार, वैज्ञानिक आधार, सांस्कृतिक आधार जो है नहीं होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि को दिया है। व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि जो है किसने दिया है? ब्लूम ने दिया है। किसने दिया है? तो ब्लूम ने दिया है। क्रियात्मक उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि जो है, ध्यान दीजिएगा, क्रियात्मक उद्देश्य जो है किसने दिया है? तो सिम्पसन ने दिया है। और सिम्पसन जो है व्यवहारिक उद्देश्य की लिखने की विधि जो है इन्होंने दिया है। नेक्स्ट है RCEM जो है संबंधित है। RCEM जो है संबंधित है उद्देश्यों के वर्गीकरण से, मूल्यांकन के वर्गीकरण से, मापन के वर्गीकरण से, पाठ्य पुस्तक के वर्गीकरण से। तो किससे संबंधित है? तो उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट है प्राप्य उद्देश्य होता है, सामान्य होता है, विशिष्ट होता है, व्यापक होता है और व्यक्तिनिष्ठ होता है। तो कैसा होता है? तो विशिष्ट होता है और सीमित भी होता है। ध्यान दीजिएगा कि प्राप्य उद्देश्य सीमित भी होता है। नेक्स्ट है यह किसका कथन है कि उद्देश्य पहले से सोचा हुआ एक लक्ष्य है जो किसी प्रक्रिया की दिशा प्रदान करता है, जो किसी प्रक्रिया का दिशा प्रदान करता है। किसका है? तो जॉन डेवी का है। नेक्स्ट है निम्न में शैक्षिक उद्देश्य का स्रोत होता है। शैक्षिक उद्देश्यों का स्रोत कौन कौन सा होता है? व्यक्ति होता है, समाज होता है और ज्ञान भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करने का उपागम है। शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करने का उपागम है। ऑप्शन क करें कि समस्या पर आधारित उपागम, ऑप्शन ख करें कि पृष्ठभूमिगत क्षेत्रों का अध्ययन, ऑप्शन ग करें कि व्यापक क्षेत्रों का विश्लेषण, ऑप्शन ख करें कि उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसकी परिभाषा जो है उद्देश्य वह बिंदु अथवा साधन है जिसकी दिशा में कार्य को अग्रसर किया जाता है तथा उसके अनुसार किसी क्रिया के माध्यम से कोई पूर्व नियोजित परिवर्तन लाया जाता है। किसके अनुसार? तो रॉबर्ट मेगर के अनुसार। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक उद्देश्य का 6 पक्ष जो है वो 6 पक्ष में विस्तार किसने दिया? तो ज्ञानात्मक पक्ष का 6 जो विस्तार दिया है वह ब्लूम ने दिया है। और क्रथवाल और मसीहा जो है यहाँ पर गलत दिया है। क्रथवाल और मसीहा जो दिया है वह किसके दिया है? तो भावात्मक पक्ष का दिया है। और सिम्पसन ने जो दिया है वो ज्ञानात्मक पक्ष का जो दिया है। ध्यान दीजिएगा सिम्पसन ने किसका दिया है? तो क्रियात्मक पक्ष का दिया है। ध्यान दीजिएगा। और ज्ञानात्मक पक्ष किससे संबंधित है? तो ब्लूम से संबंधित है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का तीसरा पद कौन सा है? ज्ञानात्मक उद्देश्य का तीसरा पद जो है सबसे पहले क्या होता है? ज्ञान होता है, उसके बाद से बोध होता है। उस ज्ञान सबसे पहले आता है, उसके बाद से बोध आता है, उसके बाद से प्रयोग आता है, उसके बाद से विश्लेषण आता है, उसके बाद से संश्लेषण आता है 5वां नंबर, और 6ठा नंबर जो होता है वो मूल्यांकन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोग होगा। नेक्स्ट है भावात्मक उद्देश्य का 5वां पद कौन सा है? अब पूछ रहा है कि भावात्मक उद्देश्य का 5वां पद जो है कौन सा है? ऑप्शन क करें कि संगठन, ऑप्शन ख करें कि संश्लेषण, ऑप्शन ग करें कि विश्लेषण, ऑप्शन घ करें कि स्वाभाविकरण। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वां पद जो होता है सबसे पहले क्या होता है? आग्रहण, उसके बाद से अनुक्रिया करता है। सबसे पहले क्या करता है? आग्रहण
ग्रहण करता है, उसके बाद से अनुक्रिया करता है, फिर अनुमूलन करता है, चौथा जो है विचारना होता है, उसके बाद से व्यवस्थापन या संगठन कहिए, छठा जो होता है चरित्रीकरण, और लास्ट में भावात्मक जो है वो चरित्र का निर्माण करता है, चरित्रीकरण करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संगठन या व्यवस्थापन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है मनो शारीरिक उद्देश्य का अंतिम पद कौन सा है? और मनो शारीरिक उद्देश्य का अंतिम पद जो होता है आदत बनाना। ऑप्शन ख कह रहा है कि मूल्यांकन, ऑप्शन घ कह रहा है कि ग कह रहा है कि उपयोग सभी, ऑप्शन घ भी कह रहा है कि दोनों सेम हो गया है, उपयोग सभी। तो इसका राइट हो जाएगा आदत बनाना। नेक्स्ट है मनो शारीरिक उद्देश्य का अंतिम पद कौन सा होता है? यहाँ पर ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, अंतिम पद पूछा है। कृथवाल और मसीहा जो है किस क्या इन्हों कृथवाल और मसीहा और फिर ब्लूम ने मिलकर भावात्मक पक्ष दिए हैं, और सिर्फ ब्लूम जो दिया है वो ज्ञानात्मक पक्ष के, और सिम्पसन जो है वो क्रियात्मक पक्ष के। और मनो शारीरिक उद्देश्य का अंतिम पद जो है कौन सा होता? ये दोनों प्रश्न जो है एक ही बार रिपीट हो गया है। अंतिम पद जो है आदत बनाना। कह रहे हैं कि निम्न में कौन सा सही नहीं है? नहीं वाला पॉइंट पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि लक्ष्य और उद्देश्य समान होता है, लक्ष्य और उद्देश्य जो है समान होता है, पॉइंट गलत है। ऑप्शन ख कह रहा है कि उद्देश्य विद्यालय के कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, ये सही है कि उद्देश्य जो है विद्यालय के कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त किया जाता है। लक्ष्य केवल विद्यालय के कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, और लक्ष्य सिर्फ विद्यालय के कार्यक्रमों द्वारा ही नहीं, लक्ष्य शैक्षिक कार्यक्रमों में निदेनात्मक होता है, और शैक्षिक कार्यक्रमों में निदेनात्मक होता है, यह भी सही है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विज्ञान सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? विज्ञान सीखने का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन क कह रहा है कि छात्रों के बीच ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। ऑप्शन ख कह रहा है कि विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने में साथी सहयोगियों की मदद करना। ऑप्शन ग कह रहा है कि विज्ञान सामग्री की जानकारी एकत्र करना। ऑप्शन ख कह रहा है कि ऑप्शन घ कह रहा है कि विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना। तो ज्ञान सिर्फ प्राप्त करना ही कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है, और विज्ञान सामग्री की जानकारी सिर्फ एकत्रित कर लेना यह भी कोई समूह नहीं है कि ज़्यादा नोट्स वगैरह बना लो और रख दो, ऐसा कोई यह भी इसका सही उद्देश्य नहीं है। विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने में साथी सहयोगी की मदद करना, यह भी सही है कि साथी सहयोगी का मतलब इस सबसे यह भी थोड़ा बहुत सही है, लेकिन इससे भी बेटर ये रहेगा छात्रों के बीच ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना, यह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का नहीं होना चाहिए? कौन सा इसमें है जो विज्ञान शिक्षण का नहीं होना चाहिए? ऑप्शन क्या कह रहा है कि शिक्षार्थियों को विज्ञान के तथ्य प्रस्तुत करना। ऑप्शन ख कह रहा है कि छात्रों के रोजमर्रा के अनुभव से विज्ञान शिक्षा को जोड़ना। ऑप्शन घ कह रहा है कि वैज्ञानिक स्वभाव की जिज्ञासा और साधना का पोषण। ऑप्शन घ कह रहा है कि मूल्यों को समझना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों को विज्ञान के तथ्य प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है कौशल, रुचि, अभिव्यक्ति। ऑप्शन ख कह रहा है कि क्षमता, प्रशंसा, खाली समय का सदुपयोग। ऑप्शन ग कह रहा है कि ज्ञान, समझ और अनुप्रयोग। ऑप्शन घ कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का जो उद्देश्य होता है सबसे पहले ज्ञान, उसके बाद से समझ, फिर अनुप्रयोग उसका करना। नेक्स्ट देखते हैं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षक को कई छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ते हैं। कई छोटे छोटे लक्ष्य जो है बनाने पड़ते हैं। प्राप्य उद्देश्य। ऑप्शन ख कह रहा है कि शिक्षण उद्देश्य। ऑप्शन ग कह रहा है कि शिक्षण का महत्व। ऑप्शन घ कह रहा है कि शिक्षण महत्व। तो प्राप्य उद्देश्य जो है इसको पूर्ति करने के लिए शिक्षक को छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे लक्ष्य जो है प्राप्य उद्देश्य में बनाने पड़ते हैं। प्राप्य उद्देश्य को तैयार करने में विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन कह रहा है कि विषय वस्तु की प्रशंसा। ऑप्शन ख कह रहा है कि विषय विशेषज्ञों की राय का। ऑप्शन ग कह रहा है कि बालकों की आवश्यकताओं या योग्यताओं का। ऑप्शन ख कह रहा है कि उपयोग सभी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी का। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा जो है रुचि उद्देश्य है?
ऑप्शन क कह रहा है कि नवीन प्रयोग करना। ऑप्शन ख कह रहा है कि नवीन विचारों एवं खोजों को करना। ऑप्शन ग कह रहा है कि प्राप्य निरीक्षणों की सच्चाई से व्याख्या। ऑप्शन घ कह रहा है कि वैज्ञानिक संबंधी कार्यों को करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक संबंधी कार्यों को करना। नेक्स्ट है पदार्थ विज्ञान को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने के क्या कारण हो सकते हैं। पदार्थ विज्ञान के प्राथमिक स्तर के शिक्षा में इसको शामिल पाठ्यक्रम में इसको शामिल किए जाने के क्या कारण हो सकते हैं। ऑप्शन क कह रहा है कि छात्रों की सामाजिक प्रगति की तैयारी के लिए। ऑप्शन ख कह रहा है कि छात्रों की कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए। ऑप्शन ग कह रहा है कि छात्रों के अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने के लिए। ऑप्शन ख कह रहा है कि उपयोग सभी। तो पदार्थ विज्ञान को माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने के क्या कारण हो सकते हैं। तो सामाजिक प्रगति तैयार करने में, कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए, अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयोग सभी हो जाएगा। इनमें से कह रहा है कि कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष का है। अनुक्रिया। ऑप्शन ख कह रहा है कि अवबोध। ऑप्शन ग कह रहा है कि उपयोग। ऑप्शन घ कह रहा है कि रुचियां एवं आदत। तो इसका ज्ञानात्मक पक्ष जो अवबोध कराना या बोध कराना। अनुक्रिया जो है किससे संबंधित है, भावात्मक पक्ष से। और कौन सा इसका है, तो सबसे पहले क्या है, तो आग्रहण करना, ग्रहण करना, फिर उसके बाद से अनुक्रिया किया जाता है। तो दूसरा है भावात्मक पक्ष का, ये दूसरा है। और एक कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष का कौन सा है, तो ज्ञानात्मक पक्ष का ये भी दूसरा है। और घ जो है कह रहे कि रुचियां एवं आदतें। रुचियां एवं आदतें जो है वह क्रियात्मक पक्ष का है। क्रियात्मक पक्ष के कौन सा है, तो अंतिम है, छठा जो है क्रियात्मक पक्ष के छठा। कौन कौन सा होता है, उद्दीपन, कार्यवाही, नियंत्रण, समायोजन और स्वाभाविकरण। और लास्ट जो होता है आदत निर्माण। आदत निर्माण जिसमें आदत आते हैं, रुचियां आती हैं। तो ऑप्शन घ इसका घ जो है वो क्रियात्मक पक्ष से। तो राइट इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो अवबोध हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा स्तर भावात्मक पक्ष का नहीं है, और पूछ रहा है कि भावात्मक पक्ष का नहीं है। ग्रहण करना, यह भी सही है, सबसे फर्स्ट पक्ष है भावात्मक पक्ष का। संगठन, संगठन जो है यह भी इसका है, कौन सा पक्ष है, तो यह भी पांचवा है, संगठन या व्यवस्थापन कहते हैं। और ग कह रहा है कि विश्लेषण, तो विश्लेषण किस में किया जाता है, एक ज्ञानात्मक पक्ष में आता है। किस में आता है, तो ज्ञानात्मक पक्ष में आता है। और कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष में किस स्तर पर है, तो चौथा स्तर पर है, चौथा पर है। और मूल्य स्थापना जो है वो तीसरे पक्ष में आता है। भावात्मक पक्ष के तीसरा जो है, भावात्मक पक्ष के तीसरा पक्ष जो है उसमें आता है। मनोगत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। मनोगत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन क कह रहा है कि एकाधिकार। ऑप्शन ख कह रहा है कि अनुकूल। ऑप्शन ग कह रहा है कि रेखांकन। ऑप्शन घ कह रहा है कि मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेखांकन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पद जो होता है भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत जो है नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा कि नहीं पूछ रहा है, नहीं आता है। तो कौन सा इसमें है जो भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है। संश्लेषण विश्लेषण किस में होता है, तो ये ज्ञानात्मक पक्ष ऐसा ही है, इसको राइट कर दीजिए कि यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ज्ञानात्मक पक्ष का है। विचारना, विचार करना, एक कौन भावात्मक पक्ष का कौन सा है, तो चौथा है। व्यवस्था पांचवा है, जिसको संगठन भी कहा जाता है। अनुकूलन, अनुकूलन एक कौन सा है, तो यह तीसरा पक्ष है। अनुकूलन जो है, उन्मूलन, अनुकूलन, ये तीसरा पक्ष है। नेक्स्ट है विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। ऑप्शन क कह रहा है कि सिद्धांत का ज्ञान। ऑप्शन ख कह रहा है कि ज्ञान देना। ऑप्शन घ कह रहा है कि चिन्ह या सूत्र। ऑप्शन घ कह रहा है कि संबंध या ज्ञान। तो सिद्धांत का ज्ञान होता है पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का जो अर्थ होता है। नेक्स्ट है विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। और संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ कौन सा होता है, छात्रों में संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन, पाठ्यवस्तु का तुच्छीकरण, ये गलत है। विज्ञान की उचित मजेदार तत्वों को शामिल करना, यह भी गलत है। मजेदार, यह भी गलत है। विज्ञान की अवधारणाएं सम के साथ कैसे विकसित होते हैं का समावेश,
सम के साथ कैसे विकसित होते हैं, समावेश, यह भी गलत है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा जो है, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए, अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जो है होनी चाहिए। बच्चों के प्रति निष्ठ, ऑप्शन ख कह रहा है कि विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठ, विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठ। ऑप्शन ग कह रहा है कि कक्ष संस्कृति के प्रति निष्ठ, ऑप्शन घ कह रहा है कि विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ। तो किसके प्रति निष्ठ होना चाहिए, तो बच्चे एनसीएफ जो है, एनसीएफ 2005 जो है किस पर बल देता है, तो बच्चों के प्रति निष्ठ पर बल देता है। ये अंतिम प्रश्न था। इस प्रकार यूनिट 2 भी हम लोग कंप्लीट कर चुके। अब हम लोग यूनिट 3 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद से यूनिट 3 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे फिजिकल साइंस के। अब अगर आप लोग के क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।